साथियों, इस वीडियो में हम लोग बीबीयू FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए मेजर 6 पॉलिटिकल साइंस का PBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो आपके लिए है उसमें हम सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपका सिलेबस वगैरह बता दिया गया है, तो जाके देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए तथा इसके अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ होता है केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की तुलना करना नहीं, बल्कि यह राजनीति जीवन के संपूर्ण पहलुओं को शामिल करती है। एम कॉर्टिन के अनुसार इसका संबंध राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहारों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं के तुलनात्मक अध्ययन से है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो सिर्फ केवल सरकार और संस्था की राजनीति से नहीं होती है, बल्कि आपकी जो है राजनीतिक संस्था, व्यवहार की कार्यप्रणाली, इन सभी के नियम और समानता असमानता के तुलनात्मक अध्ययन से ही इसका मतलब है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए इसकी प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे जो अलग अलग जो है आपका पॉलिटिशियंस के द्वारा दिया गया है, जिसमें पहला हो जाता है एम कॉर्टिल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहारों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं के तुलनात्मक अध्ययन से है। ये एम कॉर्टिन के द्वारा कहा गया था। फिर आगे हो गया जॉन ब्रोलोडेल के द्वारा ने इसे क्या कहा है, तो समकालीन दुनिया में राष्ट्रीय सरकारों के पर्यटन का अध्ययन बताया है इसे, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति को। फिर आगे हो गया हम लोग का आर ब्राइवेटी के अनुसार तो तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। तो ये 3 तरह का आपका परिभाषा है, अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे हम इसका देखेंगे प्रकृति दोस्तों। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण रूप ले लिया था, जो पारंपरिक से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ती गई, जिसमें हम लोग देखेंगे परंपरागत प्रकृति पहले, जिसमें हो जाता है संकीर्ण दायरा। तो यह मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों के औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित थी, ठीक है। फिर है वर्णनात्मक और आदर्शात्मक अध्ययन, मुख्य रूप से कानूनी, संस्थागत और दार्शनिक पहलुओं का वर्णन करने पर केंद्रित है, जिसमें क्या करना है पर जोर दिया गया था, ना कि क्या है ये पर, ठीक है। तो ये परंपरागत प्रकृति है। फिर है अरस्तु का योगदान। अरस्तु को इस क्षेत्र का जनक भी माना जाता है, जिन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया था अरस्तु ने। तो ये आपका है परंपरागत प्रकृति। फिर है आधुनिक प्रकृति, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला व्यापक और विश्लेषणात्मक। इसका उद्देश्य केवल वर्णन करना नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करना और सिद्धांतों का निर्माण करना है, ठीक है। फिर इसका दूसरा हो गया वैज्ञानिक और अनुभवजन्य। यह मूल्य रूप से यानी यह मूल्य निरपेक्ष विश्लेषण पर जोर देती है और अवलोकन तथा तथ्यों के संग्रह के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करती है। फिर आगे है दोस्तों व्यवहारवादी क्रांति का प्रभाव। व्यवहारवादी क्रांति के कारण अध्ययन का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाओं से हटकर व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार पर आ गया था। यह आधुनिक प्रकृति में है। फिर है अंतर अनुशासनात्मक। यह राजनीतिक विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे अन्य विषयों से अवधारणाएं और उपकरणों को एकत्रित करके ये समझाती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति है। इसका क्षेत्र देखा जाए दोस्तों तो लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जो निम्नलिखित है। पहला हो जाता है राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें विभिन्न देशों का कार्यप्रणाली,
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सभी संरचनाओं की तुलनात्मक की जाती है, तुलना की जाती है, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। फिर हो गया गैर राजनीतिक संस्थाओं और व्यवहारों का अध्ययन। हित समूह हो गया, दबाव समूह हो गया, राजनीतिक दल हो गया, जनमत जैसे अनौपचारिक तत्व जो राजनीतिक निर्णय निर्माण को प्रभावित करते हैं, वे सभी का भी यही अध्ययन के दायरे में आते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण या ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल और अमांड के संरचनात्मक कार्यात्मक मॉडल जैसे उपागमों के उपयोग करके संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करती है, जिसमें पर्यावरण से आने वाली मांगे और उसके रूपांतरण और नीतियों को शामिल किया जाता है। आगे हो गया कि पश्चिमी और गैर पश्चिमी दुनिया का अध्ययन। परंपरागत रूप से पश्चिमी देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और नवोदित राष्ट्रों की राजनीति और अस्थिरता का अध्ययन भी एक प्रमुख विषय के रूप में इसमें आता है तुलनात्मक राजनीति में। फिर सिद्धांत निर्माण। इसका अंतिम लक्ष्य है राजनीतिक प्रणालियों के बारे में सामान्य सिद्धांतों और नियमों को विकसित करना, जो विभिन्न संदर्भों में राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या और भविष्यवाणी कर सके। आने वाले चीज़ों की नीतिगत विश्लेषण। विभिन्न देशों में समान नीतियों के परिणामों का अध्ययन करके बेहतर नीति निर्माण और सुधारों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना और इसके दायरे में भी आता है। तो ये सब है तुलनात्मक राजनीति का परिचय। ठीक है, अब देखेंगे तुलनात्मक राजनीति का थोड़ा सा निष्कर्ष। लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है, जो केवल संस्थाओं की तुलना से परे जाकर व्यवहार और संदर्भों का विश्लेषण करती है ताकि राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका तुलनात्मक राजनीति का बारे में हमने। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन हो जाता है आप लोग का, जो कि पहले पूछा जा चुका था आपका। बोल रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की विवेचना कीजिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे। आंसर है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परंपरागत कानून स्थानिक उपागमों की सीमाओं को दूर करने के लिए व्यवहारवादी क्रांति के दौरान इसका विकास हुआ था। ग्रेलियल आमंड, ठीक है, ग्रेलियल आमंड और जीबी पॉवेल को इस उपागम की मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, कौन सा उपागम? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की। ठीक है, आगे चलिए देखेंगे अर्थ इसका और वैचारिक पृष्ठभूमि। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम इस मूल धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है, जो वे संरचनाएं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही अनिवार्य प्रक्रियाएं करती है। तो ये संरचना देखेंगे और प्रक्रियाएं देखेंगे। तो संरचना है जिसका अर्थ होता है जिसमें आपका मतलब राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें विधायिका होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह वगैरह। प्रक्रिया में देखेंगे तो इसका अर्थ है कि कार्य या फिर गतिविधियां जो इन संरचनाओं द्वारा की जाती है, जैसे कि कानून बनाना, समाजीकरण। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। तो पहला देखेंगे हम लोग ग्रेबियल अमांड का वर्गीकरण। तो अमांड ने राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है, जिसे जो है इनपुट और आउटपुट मॉडल के रूप में देखा जाता है, या फिर इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। तो चलिए देखेंगे। पहला हो गया हम लोग का इसमें जो है इनपुट फंक्शन, जिसको बोलते हैं निवेश प्रक्रिया। समाज की ओर से ये कार्य अक्सर गैर सरकारी संरचनाओं जैसे कि दबाव समूह, मीडिया दल वगैरह करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती वगैरह। तो नागरिकों में राजनीतिक संस्कृति का विकास कराना और उन्हें राजनीति के प्रति जागरूक कर सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार कराना। फिर हित स्पष्टीकरण। विभिन्न जन समूहों द्वारा अपनी विशिष्ट मांगों और ज़रूरतों को सरकार के सामने स्पष्ट रूप से रखने में ये सब मदद करती है। फिर हो गया हित समूहन। समाज की विविध और बिखरी हुई मांगों को
संकलित कर उन्हें एक नीतिगत विकल्प या कार्यक्रम के रूप में देना, यह कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक दल वगैरह करते हैं। फिर राजनीतिक संचार, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और जनता की प्रतिक्रिया को सरकार तक पहुंचाना, ये सभी काम होता है हमारा इनपुट फंक्शन में। अब आपका दूसरा जो है वो है आउटपुट फंक्शन, जिसको बोलते हैं निर्गत प्रक्रिया सरकार की ओर से। ये कार्य जो है औपचारिक सरकारी अंगों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें हो गया नियम निर्माण जो कि समाज के लिए कानून और नीति बनाना जो कि विधायिका वगैरह का काम है। फिर हो गया हमारा नियम प्रयुक्ति, बने हुए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना, ये सब कार्यपालिका और नौकरशाही वगैरह का काम है। फिर हो गया नियम अधिवेशन, कानूनों के उल्लंघन पर दंड देना और विवादों वगैरह को निपटारा करना, तो ये सब न्यायपालिका वगैरह का काम है। तो ये हो जाता है हमारा। इसका मुख्य विशेषताएं देखा जाए तो व्यापक अध्ययन, यानी यह केवल जो है संविधान और कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर है सार्वभौमिकता, आमंड का मानना था कि दुनिया के सभी राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर कहीं का हो, कोई भी अफ्रीका वगैरह का हो, ये 7 कार्य अवश्य करती है, भले ही उनकी संरचनाएं अलग हो, लेकिन फिर भी ये सब काम वो करती है। फिर हो गया अंततः निर्भरता, व्यवस्था की सभी संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। यदि चुनाव प्रणाली बदलती है तो इसका प्रभाव जो है संसद और सरकार के कामों पर भी पड़ता है। फिर है विकासशील देशों का अध्ययन हेतु उपयुक्त, यह उपागम जो है हमारी वो तीसरी दुनिया के देशों की जटिल राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में बहुत ही सहायक होती है। जहाँ औपचारिक संस्थाएं अक्सर कमज़ोर होती है तो वहाँ वगैरह की चीज़ें समझने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन देखें तो जहाँ एक और इस उपागम ने राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाया, वहीं इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, मतलब बहुत सारे आलोचक भी थे जो इसकी आलोचनाएं करते थे, खराब बताते थे। तो यथार्थ स्थितिवाद, आलोचकों का तर्क है कि यह उपागम व्यवस्था के संतुलन और रख रखाव पर इतना जोर देता है कि वह परिवर्तन और क्रांति की व्याख्या कर ही नहीं पाता। ठीक है। फिर हो गया पश्चिमी मूल्यों का प्रभाव, इसे अक्सर यूरो केंद्रित माना जाता है क्योंकि इसके मानक पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हैं, इसलिए इसे यूरो केंद्रित भी माना जाता है। अत्यधिक जटिलता, इसकी शब्दावली बहुत ही बोझिल है, जिसमें व्यवहारिक शोध में कभी कभी कठिनाई वगैरह भी होती है। तो ये इसका उपागम था। निष्कर्ष देखें तो लिखा है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम तुलनात्मक राजनीति की एक क्रांतिकारी मोड़ था, जिसने राजनीति के अध्ययन को संस्थाओं के वर्णन से निकालकर प्रक्रियाओं के विश्लेषण तक पहुंचाया। आज भी विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच तुलना करने के लिए यह सबसे बड़ा व्यापक और स्वीकृत ढांचा प्रदान करता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार देखिए ये पूछा भी जा चुका है। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोनों एक ही चीज़ है, आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो चलिए आंसर देखेंगे। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का पद जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत राष्ट्रपति के पास जो है वो व्यापक कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, राजनयिक और सैन्य शक्तियां वगैरह होती है। राष्ट्रपति एक ही समय में देश का राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार का मुखिया भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पद होता है राष्ट्रपति का, वो बहुत ही शक्तिशाली पद होता है। वहाँ का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 2 के तहत राष्ट्रपति के पास जो है न्याय करने की, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी सैन्य शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विधीय शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ वगैरह होती है, और वो एक ही समय में देश का राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार दोनों होता है। ठीक है। आगे देखेंगे अमेरिका की राष्ट्रपति की शक्ति और इसके कामों के बारे में। तो देखिए पहला हो गया कार्यपालिका शक्ति, प्रशासन का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघीय सरकार का मुख्य कार्यकारी होता है।
वह प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के कार्यों का निरीक्षण और समन्वय वगैरह करवाता है। तो ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया नियुक्तियां वगैरह। यह कैबिनेट मंत्रियों, राजदूतों, संघीय न्यायाधीशों और अन्य उच्च अधिकारों की नियुक्ति करता है। हालांकि इन नियुक्तियों के लिए सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है, तभी वे जो है नियुक्ति करवा सकता है। यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करवाता है, लेकिन उसके लिए सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, आगे है कानूनों का कार्यान्वयन। यानी राष्ट्रपति का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह देखे कि कांग्रेस, यानी ये कांग्रेस मत समझ लीजिएगा, उनके यहाँ जो सांसद है, राष्ट्रपति मतलब सांसद भवन है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों का निष्ठापूर्वक लागू किया जा रहा है, यानी उनके सांसद द्वारा जो कानून वगैरह बनाया गया उसको निष्ठापूर्वक लागू किया जा रहा है या नहीं, तो ये देखना भी उसका बहुत बड़ा काम होता है। फिर हो गया विधीय शक्तियाँ देखा जाए तो जिसमें हो गया वीटो पावर। पहला, राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। हालांकि कांग्रेस 2/3 बहुमत से इस वीटो को रद्द भी कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो कांग्रेस है उसका मतलब होता है वहाँ के जो सांसद भवन है उसका नाम है कांग्रेस। ठीक है, यहाँ की पार्टी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये वीटो पावर है उसके यानी वीटो पावर वगैरह अगर चाहे तो इसे अस्वीकार भी वगैरह भी कर सकता है। कांग्रेस की 2/3 बहुमत से इसे रद्द भी की जा सकती है वीटो पावर को। फिर आगे हो गया हम लोग का स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन। वह समय समय पर कांग्रेस को देश की स्थिति की जानकारी देता है और आवश्यक कानूनों को सिफारिश भी करता है। यानी वहाँ के संसद को समय समय पर देश की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसकी जानकारी देता है और जो भी आवश्यक कानून है उन सभी का सिफारिश वगैरह भी करवाता है। फिर है विशेष सत्र बुलाना या असाधारण परिस्थितियों में कांग्रेस के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुला सकता है। ये सभी भी शक्तियाँ दी जाती है। फिर हो गया सैन्य शक्तियाँ देखा जाए तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति अमेरिकी सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रमुख होता है। यद्यपि युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस के पास है, लेकिन राष्ट्रपति सैन्य संचालन और रणनीतियां निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार रखता है। यानी कहने का मतलब ये है, उन्हें पूरी शक्तियां दी जाती है। ठीक है, लेकिन युद्ध वगैरह का घोषणा जो है वो सिर्फ वहाँ के संसद वगैरह ही करवा सकते हैं, संसद भवन में ही किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसको रणनीति वगैरह बनाना, कैसे काम करना चाहिए, ये सभी का पूरा अधिकार जो है राष्ट्रपति के ही पास रहता है। फिर हो गया राजनयिक शक्तियाँ दोस्तों, जिसमें विदेश नीति का निर्धारण। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख वास्तुकार भी होता है। संधियाँ देखा जाए तो वह अन्य देशों के साथ संधियाँ करता है, लेकिन इन्हें प्रभावी होने के लिए सीनेट के 2/3 बहुमत के समर्थन की आवश्यक होती है, तभी ये जो है काम कर सकता है, तभी ये जो है प्रभावी ढंग से हो सकता है। आगे हो गया न्यायिक मान्यता। वह नए देशों और सरकारों को मान्यता देने का निर्णय भी ले सकता है। ये सभी शक्तियाँ दी जाती है। फिर न्यायिक शक्तियाँ देखा जाए तो क्षमादान। राष्ट्रपति को संघीय अपराधों के लिए सजा को कम कराने या फिर क्षमा कराने की शक्ति भी प्राप्त होती है। फिर हो गया न्यायाधीशों की नियुक्ति। वह सर्वोच्च न्यायालय और अन्य संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों को मनोनीत करता है, यानी उसके नियुक्ति भी करवा सकता है। तो ये सभी शक्तियाँ हैं आपके अमेरिकी राष्ट्रपति के पास। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह सेना, सरकार और विदेश नीति का मुखिया होता है, लेकिन वह अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान ने उनकी शक्तियों पर रोक लगाने के लिए संसद और अदालतों का भी शक्ति दी गई है। यानी उन सभी के अंडर भी थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है। तो ये है उनकी शक्तियों वगैरह के बारे में। आगे जो चौथा क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, वो है कि ब्रिटेन के लोकसभा के संगठन, कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो इसे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखेंगे। बोला है कि ब्रिटेन में जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यह ब्रिटिश संसद का निचला सदन है, लेकिन संसदीय संप्रभुत्व के सिद्धांत के कारण यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली विधीय सदन माना जाता है। ब्रिटेन में एक कहावत प्रसिद्ध है कि संसद सब कुछ कर सकती है, केवल एक स्त्री और पुरुष
स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने को छोड़कर, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो ब्रिटेन का लोकसभा है उसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है और यहाँ जो है ये सबसे निचला सदन है और बहुत ही शक्तिशाली विधीय सदन भी माना जाता है इसे। और यह कहने का मतलब है ये जो संसद है वो हर एक तरह का कानून वगैरह बना सकती है, ये कहना है। चलिए आगे इसका देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स का संगठन, तो इसमें सदस्य वगैरह की संख्या वगैरह देखेंगे, जिसमें पहला हो गया सदस्य की संख्या। तो वर्तमान में इसमें जो है कुल 650 सदस्य होते हैं। ये सदस्य पूरे यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड वगैरह के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी टोटल 650 सदस्य होते हैं। इसकी निर्वाचन प्रणाली देखा जाए तो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। पूरे देश को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। वो व्यापक मताधिकार और गुप्त मतदान के द्वारा प्रतिनिधि चुन जा सकते हैं। तो ये होता है निर्वाचन प्रणाली वहाँ की। कार्यकाल देखा जाए तो सदन वगैरह का जो कार्यकाल है वो नॉर्मली जो है वो 5 साल होता है। हालांकि जो है अर्ली पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन एक्ट के तहत इसे समय से पहले भी भंग किया जाता है, यानी अगर वैसा कुछ होता है तो इसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ये इस वहाँ का जो कानून बना है, वहाँ का जो एक्ट बना है उसके तहत ये किया गया है। ठीक है, आगे अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो सदन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। चुनाव के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है ताकि वह निष्पक्ष होकर सदन की कार्यवाही चला सके। ब्रिटिश राजनीति में नियम है एक बार अध्यक्ष तो हमेशा के लिए अध्यक्ष, यानी ये जो है रूल है वहाँ, यानी एक बार जो अध्यक्ष बनता है वो हमेशा के लिए अध्यक्ष। वो खुद से इस्तीफा दे सकता है लेकिन उसे कोई हटा नहीं सकता। फिर गणपूति यानी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 40 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी आप जो है कोई भी कार्यवाही वगैरह कर सकते हैं। तो ये था। आप देखेंगे दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां और कार्य, यानी इसकी क्या क्या काम है कि क्या क्या शक्तियां हैं, वो से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है जो देखेंगे। जिसमें पहला हो गया विधीय शक्ति, विधायी शक्ति। ठीक है, कानून निर्माण के लिए यानी कानून निर्माण क्षेत्र में हाउस ऑफ कॉमन सर्वोच्च है, यानी ये सबसे सर्वोच्च माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कोई भी विधेयक तब तक चुनाव नहीं बन सकता है जब तक वो जो है हाउस ऑफ कॉमन उसे पारित ना कर दे, तब तक वो जो है कानून नहीं बन सकता है। फिर हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि ऊपरी सदन है, किसी साधारण विधेयक को मना कर सकता है, लेकिन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के अनुसार हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए विलंबित कर सकता है, उसके बाद वह जो है फिर से पारित माना जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है उनके यहाँ जो नियम बना है उसके अनुसार कोई भी विधेयक को वो जो है 1 साल के लिए रोक सकता है, विलंबित कर सकता है, उसके बाद वो जो है फिर से पारित माना लिया जा सकता है। फिर विधीय शक्ति यदि देखा जाए, वित्तीय शक्ति में दोस्तों तो ब्रिटेन के वित्त पर हाउस ऑफ कॉमन्स का पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है, जिसमें धन विधेयक, बजट और अन्य वित्तीय विधेयक केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पेश किए जा सकते हैं। ये पहला। फिर आगे हो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स धन विधेयक को केवल 30 दिनों तक रोका जा सकता है। ठीक है, 30 दिनों तक रोका जा सकता है। यदि 30 दिनों के भीतर लॉर्ड्स उसे पारित नहीं करता तो वह कानून बन जाता है। जनता के पैसों पर केवल जनता को चुने हुए प्रतिनिधियों का ही अधिकार होता है। तो ये था वित्तीय शक्तियाँ। फिर है कार्य प्रणाली कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका, ठीक है, सीधे तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायित्व होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और अधिकांश मंत्री इसी के सदन में सदस्य के रूप में होते हैं। सदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर उसका जो है पूरे प्रश्न को पूछकर उसकी नीतियों का आलोचना करके उस पर नियंत्रण रखते हैं। ये सब यदि हाउस ऑफ कॉमन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ सकता है।
तो ये सभी रूल उनके यहाँ है। कहाँ? तो ब्रिटेन में। अब देखा जाए तो जनता की शिकायतों का निवारण, हाउस ऑफ कॉमन्स देश का दर्पण है। ठीक है, सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान जनता की समस्याओं पर सरकार को घेरा जाता है और उसे समाधान के लिए एक मजबूर यानी उसका समाधान करवाने के लिए उसे मजबूर भी किया जाता है। तो ये सभी काम और शक्तियां हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। अब देखेंगे हाउस ऑफ कॉमन का सर्वोच्चता का कारण, यानी वो जो है सबसे सर्वोच्च क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि ऊपरी सदन है, इसकी तुलना में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां बढ़ाने का मुख्य कारण है। यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदन होता है। सरकार बनाने और गिराने की शक्ति केवल सदन के पास ही होती है। ठीक है, यानी इसी सदन के पास होती है। फिर है 1911 और 1949 के कानूनों ने लॉर्ड्स की शक्तियों को सीमित कर दिया, यानी लिमिट्स कर दिया, लिमिटेशन दे दिया उसे। अब थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में हाउस ऑफ कॉमन्स ही वास्तविक सदन है। यद्यपि ब्रिटेन में राजतंत्र यानी राजा रानी और लॉर्ड्स सदन अस्तित्व में है, लेकिन राष्ट्र की संप्रभु शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में ही निवास करती है। यह न केवल कानून बनाता है बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रित रखना, लोकतंत्र की रक्षा वगैरह भी करना, ये सब करता है। यानी कहने का मतलब ये है जो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही वास्तविक सदन के रूप में काम करता है। यहाँ अभी भी जो है राजा रानी वगैरह वाला जो है चलता है। ठीक है, इसका अस्तित्व है, लेकिन जो शक्ति वगैरह है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही पूरा कंट्रोल वगैरह होता है। तो ये है ब्रिटेन की कार्य राजनीतिक व्यवस्था वगैरह के बारे में हमने देखा। आगे 5वां क्वेश्चन है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो चलिए समझेंगे हम लोग दोस्तों। तो बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनियन स्टेट, विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय माना जाता है, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय के रूप में माना जाता है। यह अमेरिकी न्यायपालिका के शिखर पर स्थित है और संविधान के अंतिम जो है व्याख्याकार यानी सही गलत का फैसला करने वाले के रूप में भी काम करता है ये। तो ये है हमारा। आगे देखते हैं इसके संगठन के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन जिसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 9 न्यायाधीश होते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद वगैरह द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये है न्यायाधीशों की संख्या जिसमें टोटल 9 है, एक मुख्य और टोटल 8 अन्य शामिल होते हैं। हो गया नियुक्ति प्रक्रिया, यानी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति की पसंद को सीनेट के साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण व संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि जो इसकी नियुक्ति की जाती है वो जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सीनेट के जो है उसके बहुमत के द्वारा इसे जो है एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जाता है। तो ये शक्तियाँ रहती है। आगे है कार्यकाल। तो अमेरिकी न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो आजीवन होता है, यानी हमेशा के लिए। वे अच्छे आचरण तक अपने पद पे बने रहते हैं। उन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया है। आजीवन कार्यकाल का उद्देश्य है न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना ही है। यानी कहने का मतलब ये है उनका जो एक बार चुना जाता है तो उसका कार्यकाल जो है वो हमेशा के लिए रहता है। उसका अगर अच्छा आचरण वगैरह है वो तो हमेशा के लिए, अगर वो गलत वगैरह करता है तभी उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, ये सभी है। आगे इसकी योग्यता वगैरह देखा जाए तो संविधान में न्यायाधीशों के लिए किसी भी निश्चित योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति केवल उच्च कोटि के कानूनविदों, वकीलों या फिर निचले न्यायालयों के अनुभवी न्यायाधीशों को ही नामांकित करता है, यानी उन्हीं लोगों में से किसी को चुनता है। तो ये कहा गया है, वैसे उल्लेख वगैरह कुछ नहीं है संविधान में किसको चुनना है नहीं चुनना है। आगे देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और इसका क्षेत्राधिकार के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है,
जिसमें पहला भाग हो गया हम लोग का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कुछ विशेष प्रकार के मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जाते हैं। इनमें कुछ शामिल है, तो वे मामला जिसमें कोई विदेशी राजदूत, वाणिज्य दूत या फिर मंत्री वगैरह शामिल हो, तो वैसा मामला डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि वहाँ का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए जाते हैं। या फिर वैसा मामला जिसमें दो या दो से अधिक राज्य आपस में विवादित कर रहे हों, तो वैसा। फिर हो गया संघीय सरकार और किसी भी राज्य के बीच जो विवाद वगैरह हुआ है, वो भी डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही जाके उसका जो है निवारण किया जाता है। फिर दूसरा हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी न्यायालय का अधिकांश कार्य जो है अपीलीय होता है या निचली संघीय अदालतों और राज्यों के उच्चतम कार्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनाता है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं यह तय करता है कि उन्हें किन मामलों की सुनवाई करनी है। सामान्यतः वो उन्हीं मामलों को चुनता है जिसमें संवैधानिक प्रश्न या फिर कानून की गंभीर व्याख्या वगैरह शामिल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसा कुछ केस जो पहले ही जो है राज्य सरकार वगैरह कर रही है, संघीय अदालत वगैरह राज्य का न्यायालय वगैरह निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छा निर्णय नहीं ले पाया, तब जो है सर्वोच्च न्यायालय उसका जो है निवारण वगैरह सुनवाई वगैरह करती है। तो ये है। आगे जो तीसरा है दोस्तों, वो है न्यायिक पूर्व अवलोकन की शक्तियाँ, यानी यह सर्वोच्च न्यायालय की सबसे प्रभावशाली शक्ति है जो 1803 के बाम्बरी बनाम मेडिसिन मामले में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने इस शक्ति को स्थापित किया था। इसके तहत न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून या फिर राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी भी कार्यकारी आदेश की जांच करता है। यानी जो यहाँ का न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो जो है सांसद द्वारा कोई भी पारित किया हुआ कानून वगैरह या फिर राष्ट्रपति द्वारा पारित किया हुआ कोई भी कानून वगैरह की जांच करती है अच्छे से। यदि वह कानून या आदेश संविधान की मूल भावना के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे शून्य या फिर असंवैधानिक घोषित कर देता है। इस शक्ति के कारण इसे अमेरिका का तीसरा सदन भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जांच वगैरह जब करती है, तब अगर किसी भी तरह से कोई भी कानून वगैरह का उल्लंघन वगैरह करते हुए वैसा रूल वगैरह मिल जाता है, तो उसे जो है वो शून्य या फिर असंवैधानिक घोषित कर देती है, रद्द कर देती है। और इसी शक्ति के कारण अमेरिका का ये जो है तीसरा सदन के रूप में भी ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। आगे हो गया दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और महत्व, जिसमें पहला हो गया कि संविधान की रक्षक के रूप में यह संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। संविधान का अर्थ वही माना जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय घोषित करता है। तो ये संविधान के रक्षक के रूप में भी काम करता है। फिर हो गया नागरिक अधिकारों का प्रहरी, यानी अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स में दिए गए नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना न्यायालय का मुख्य दायित्व के रूप में है। यानी नागरिकों का कोई भी बिल वगैरह हो गया, मतलब कोई भी जो है सो उसका अधिकार या फिर स्वतंत्रता की रक्षा, ये सब करना जो है उस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य उत्तरदायित्व है। फिर हो गया राज्यों और केंद्रों के बीच संतुलन, यानी दोनों के बीच अगर किसी तरह का कोई विवाद वगैरह होता है या किसी भी तरह का कोई कानून वगैरह को लेके आपस में किसी भी तरह का कुछ होता है, तो उसे जो है निपटाने और उसे सुधारने का काम करती है सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसकी लिमिटेशन यानी सीमाएँ देखा जाए, यानी हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो वो तो शक्तिशाली होने के बावजूद न्यायालय जो है निरंकुश नहीं है। वो कैसे नहीं है? यहाँ स्वयं पहल करके कानून नहीं बदल सकता है, इसके सामने विवाद का आना आवश्यक है, तभी कानून वगैरह बदल सकता है, ये खुद से नहीं बदल सकता। फिर आगे हो गया कि कांग्रेस संविधान में संशोधन करके न्यायालय के फैसले का प्रभाव को बदल सकती है। यानी कि वहाँ की जो संसद संविधान है उसमें संशोधन करके न्यायालय जो है कोई भी फैसले के प्रभाव को बदल सकती है। इसके पास अपने फैसले को लागू करने के लिए कोई पुलिस या सेना नहीं है, यह कार्यपालिका पर ही निर्भर करता है। तो ये सभी इसके लिमिटेशंस है, यानी सीमाएं हैं। इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो निष्कर्ष लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय केवल एक न्यायिक संस्था नहीं बल्कि वह अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का एक अपरिहार्य अंग है। अपनी न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि सरकार कोई भी शाखा अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करे।
यानी ये जो यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय है वो सिर्फ न्याय वगैरह करने की संस्था नहीं है, बाकी ये जो है वहाँ की समझ लीजिए बहुत बड़ा अंग के रूप में काम करता है। जो कोई भी कानून वगैरह का उल्लंघन वगैरह हो रहा हो तो उन सभी को चेंज कर सकता है, रद्द कर सकता है, सबको न्याय वगैरह दिला सकता है। तो ये सभी था, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में था, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला कि डेविड ईस्टन जो थे, डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको अच्छे से कर लेना। तो इसका तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में जो डेविड ईस्टन की व्यवस्था सिद्धांत है वो एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। उन्होंने जो है 1953 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम, ये उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उसमें जो है राजनीति को वैज्ञानिक आधार पर समझने के लिए यह मॉडल पेश किया था तो डेविड ईस्टन ने। तो उसके अनुसार जो है राजनीति समाज के लिए मूल्यों का अधिकार आवंटन है, ये कहा है ईस्टन के द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग और समझेंगे, इसके सिद्धांत में क्या कहा है। तो सिद्धांत का मूल्य ढांचा क्या है, तो ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को एक खुली व्यवस्था माना है, वो अपने पर्यावरण से नियंत्रण प्रभावित होती रहती है। इसे समझने के लिए उन्होंने एक मॉडल भी दिया है जिसे इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, जो कि ईस्टन के द्वारा ही दिया गया है। तो आप देखेंगे, पहला हो गया हम लोग का इनपुट, जिसे निवेश बोलते हैं। तो निवेश जो है वो कच्चा माल है जो समाज में राजनीतिक व्यवस्था के भीतर आते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया मांग और दूसरा हो गया समर्थन। जनता की अपेक्षाएं जैसे कि सड़क निर्माण, शिक्षा की सुविधा, करों में कमी या फिर कोई भी नए कानून वगैरह की मांग वगैरह, तो ये मांग हो गया। इसमें समर्थन हो गया यानी सपोर्ट वगैरह, तो व्यवस्था के प्रति जनता की निष्ठा। यदि जनता कर यानी टैक्स वगैरह देती है तो नियमों का पालन भी करती है और मतदान भी करती है, तो यही सभी व्यवस्था को मिलके जो है समर्थन कहलाता है। इसके बिना व्यवस्था टूट सकती है। तो ये 2 मांग से, जिसको बोलते हैं इनपुट के रूप में चलती है। फिर आगे जो दूसरा है वो है रूपांतरण प्रक्रिया। इसे ईस्टन ने ब्लैक बॉक्स कहा है, यानी रूपांतरण प्रक्रिया को ईस्टन ने ब्लैक बॉक्स कहा। या विधायी और कार्यपालिका अंग जनता की मांगों पर विचार विमर्श करते हैं और तय करते हैं कि किन मांगों को स्वीकार करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। यह मांगों को निर्णयों में बदलने की मशीन की तरह काम करता है। यानी मान लीजिए कोई यानी जनता वगैरह मांग किया सड़क का या फिर किसी भी कानून वगैरह का, तो यहाँ की जो आपका रूपांतरण प्रक्रिया के द्वारा ये जांच किया जाता है कि मांग को स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और यही सब मांगों के हिसाब से जो है निर्णय में बदलने का भी काम करता है, ठीक है। आगे देखा जाए निर्गत, जिसे आप लोग बोल सकते हैं रूपांतरण के बाद जो निर्णय या फिर कानून की नीतियां बाहर निकलती उन्हें निर्गत कहते हैं। वे समाज की समस्याओं के समाधान के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए कदम होते हैं, यानी जो भी नियम वगैरह बनता है तो रूपांतरण के बाद जो निर्णय वगैरह लिया जाता है उसे ही निर्गत कहते हैं। और ये जो है समाज की कोई भी समाधान वगैरह, समस्या का समाधान वगैरह के लिए नियम वगैरह या सरकार के कदम उठाए जाते हैं उसे ही बोलते हैं। आगे देखें फीडबैक के रूप में, तो यह इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार के निर्णयों को जनता पर क्या असर हुआ और जनता जो है वो अब क्या नई प्रतिक्रिया या संदेश फिर से निवेश के रूप में व्यवस्था के पास पहुंचता है। यह प्रक्रिया व्यवस्था को जीवित रखती है और उसे सुधारने का भी मौका देती है। यानी फीडबैक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी नियम या कानून वगैरह बनाए गए उसके बाद जनता क्या चाहती है, क्या उसे खुश है, उस पर असर पड़ा, इन सभी चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। आप देखेंगे जो व्यवस्था सिद्धांत दिया है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो पर्यावरण इसमें पहला हो गया, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। अनुकूलनशीलता, एक सफल व्यवस्था वही है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके, तो ये होता है आपका सफल व्यवस्था। आगे है
तनाव का नियंत्रण, यदि मांगे बहुत अधिक की जाए तो व्यवस्था पर तनाव पैदा होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह जो है वो द्वारपाल की तरह काम करके इन मांगों को नियंत्रित कर सकता है। यानी मान लीजिए जनता का बहुत ज़्यादा मांग है तो उन सभी के कारण व्यवस्था पर जो है बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होता है और राजनीतिक दल और दबाव समूह वगैरह मिल के जो है इस सभी मांगों को कंट्रोल कर सकता है। अब इसका सिद्धांत की आलोचना देखेंगे, यानी जो सिद्धांत दिया था उसमें बहुत सारे आलोचना थी, कमी थी, तो वो हम लोग देखेंगे। तो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा जो है जटिल और अमृत कह सकते हैं। तो कई आलोचकों का मानना है कि ईस्टन की शब्दावली बहुत ही कठिन है और व्यवहारिक राजनीति से दूर लगती है। यानी बहुत सारे जो आलोचक हैं उनका कहना था कि जो ईस्टन ने जो भी आपका सिद्धांत दिया है, व्यवस्था सिद्धांत, उनके द्वारा बहुत ही शब्दावली बहुत ही कठिन है और व्यवहारिक राजनीतिक से दूर है। फिर है यथा स्थितिवाद, यह सिद्धांत व्यवस्था को बनाए रखने और स्थिरता पर अधिक जोर देता है। यह समाज में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों को समझने में विफल रहता है। यानी ये जो सिद्धांत है वो कोई भी व्यवस्था को बनाए रखने या फिर स्थिर रखने पर ही जोर देता है, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तनों वगैरह को समझने में ये जो है विफल रहा है, असफल रहा है। फिर है विकासशील देशों के लिए कम उपयोगी, यह मॉडल जो है वो पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसे तीसरी दुनिया के देशों की राजनीति पर पूरी तरह से लागू करना मुश्किल होती है। यानी विकासशील देशों वगैरह पर ये जो है कम उपयोगी माना जाता है। निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, तो निष्कर्ष लिखा है कि डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति का आधार स्तंभ माना जाता है। इसने राजनीतिक विज्ञान को संस्थाओं के कानूनी अध्ययन से हटकर एक व्यवहारवादी और वैज्ञानिक दिशा प्रदान की। यह समझने में मदद करता है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज के साथ साथ अंतःक्रिया करती है और नियंत्रण कैसे बनाए रखती है। ये सभी चीज़ें जो है डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये था उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे, जो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि अमेरिकी न्यायपालिका की संरचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आंसर है दोस्तों कि अमेरिका न्यायपालिका, जिसे जो है संघीय न्यायपालिका भी हम लोग कहा जाता है, यानी इसे जो है संघीय न्यायपालिका भी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकी सरकार के 3 अलग अलग अंग होते हैं, यानी 3 अलग अलग अंग होते हैं, उसमें से एक ये भी है। इसकी स्थापना जो है अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत की गई थी। यह नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकारी शाखाएं अपनी शक्तियों का दुष्प्रयोग ना करे और संविधान देश का सर्वोच्च कानून बना रहे। यानी देश की जो न्यायपालिका है उसे संघीय न्यायपालिका भी कहा जाता है, और जो अमेरिकी सरकार का 3 अंग है उसमें से एक ये भी है। और इसे जो बनाया गया था अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया था। और इसे क्यों बनाया गया था, तो नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए। ये आप जो है ये निश्चित करती है कि कोई भी सरकारी शाखा अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे और संविधान को ही देश का सर्वोच्च कानून बना रहे। तो ये है, ठीक है। अमेरिकी न्यायपालिका की संरचना सबसे पहले देखेंगे, तो अमेरिकी संघीय अदालत प्रणाली एक पदानुक्रमित ढांचे का पालन करती है, जिसे 3 मुख्य स्तर होते हैं। यह ढांचा मामलों को निचले स्तर से शुरू करने और ऊपरी स्तर तक अपील करने की अनुमति देता है। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहला हो जाता है जिला न्यायालय। ये संघीय प्रणाली में सबसे निचले स्तर की अदालतें या फिर ट्रायल कोर्ट के रूप में कहा जाता है। पूरे देश में 94 संघीय न्यायिक जिले हैं और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला अदालत होता ही होता है। ये अमेरिका का बात हो रहा है। इन अदालतों में मामले सबसे पहले शुरू होते हैं या साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी प्रूफ वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, गवाहों के बयान लिए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर पूरी जूरी या फिर न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। ये दीवानी या फिर अपराधी दोनों तरह के मामले की सुनवाई वगैरह करते हैं, जो जिला स्तर पर होता है। फिर हो गया हम लोग का अपील न्यायालय। ये मध्यवर्ती स्तर की अदालत है। देश को 12 क्षेत्रीय सर्किटों में विभाजित किया गया है। साथ ही एक संघीय सर्किट भी है
जो पक्ष जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है वो यहाँ पर अपील करता है। यानी जो आपका जिला न्यायालय में जो कोई भी कानून केस वगैरह है, वहाँ अगर फैसला सही से नहीं दे पाया या फिर वहाँ के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तब यहाँ अपील किया जाता है। ये अदालत नए सबूतों को स्वीकार नहीं करता है, ये केवल निचली अदालतों की कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा करती है और यह जांच करती है कि निचली अदालत ने कानूनों को सही ढंग से लागू किया है या नहीं, अच्छे से निर्णय लिया है या नहीं। तो ये सभी काम है इसका। आगे जो हमारा होता है वो सबसे मुख्य होता है सर्वोच्च न्यायालय। वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय सबसे मुख्य रूप से मानी जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है और संघीय प्रणाली में अपील का अंतिम स्तर है और यहीं सारे जो भी चीज़ है वो सभी का सुनवाई वगैरह किया जाता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 8 सहयोगी न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या कांग्रेस द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी इसमें टोटल 9 होते हैं और इसे जो है सांसद द्वारा यानी संसद भवन द्वारा जो है इसे निर्धारित की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की मंजूरी से होती है, यानी न्यायाधीश वगैरह को चुनने का काम जो है राष्ट्रपति करता है सीनेट का मंजूरी लेके, यानी परमिशन लेके। वे आमतौर पर आजीवन पद पर बने रहते हैं, जिसके न्यायपालिका को स्वतंत्र अनिश्चित होती है, यानी वे जो है उनका जो कार्यकाल है वो हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, आजीवन पद वगैरह मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे देखेंगे अमेरिकी न्यायपालिका की शक्ति और कार्यों के बारे में, यानी उनकी शक्ति क्या है और काम क्या है। तो अमेरिकी न्यायपालिका जो है उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, जो इसे सरकार को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली अंग बनाती है। जो जितने भी हैं वो देखेंगे। पहला हो गया कानून की व्याख्या। संघीय अदालतों संविधान और संघीय कानूनों की व्याख्या करने का एकमात्र शक्ति के रूप में रखती है। अदालत जो है जो व्याख्या करती है वही कानूनों का अंतिम अर्थ माना जाता है, यानी अदालत जो है जो भी निर्णय निकालती है वही कानून का अंतिम अर्थ के रूप में माना जाता है। फिर दूसरा हो गया न्यायिक पूर्ण अवलोकन। यह न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय शक्ति है। 1803 का ऐतिहासिक मामले बबरी बनाम मेडिसिन में मुख्य न्यायाधीश जॉन बर्नसल द्वारा इस शक्ति को आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था। तो ये है। आगे दोस्तों इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस यानी विधायिका द्वारा पारित कानून या फिर राष्ट्रपति कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी भी कार्यकारी आदेश की संवैधानिक की जांच कर सकता है। यदि कोई कानून या फिर कार्य संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर तुरंत रद्द कर सकता है। यानी कोई भी कानून वगैरह को जांच करता है और अगर जांच में किसी भी तरह का संविधान के विरुद्ध पाया जाता है या फिर संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे असंवैधानिक और करके तुरंत रद्द कर दिया जाता है। तीसरा हो गया क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कुछ विशिष्ट मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होते हैं, जैसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो गया या फिर विदेशी प्रतिनिधित्व के साथ जुड़े कोई भी मामले वगैरह। तो ये सभी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जाती है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील सुनाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान समीक्षा की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि यह चुन सकता है कि किस मामले को सुनना है और किस मामले को नहीं सुनना है। तो ये सभी हक भी जो है, ये सब अधिकार भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। फिर आगे हम लोग का चौथा जो कि है नागरिक अधिकारों की रक्षा। न्यायपालिका जो है वो नागरिकों की नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यह उन कानूनों को रद्द करती है जो संविधान या फिर बिल ऑफ राइट्स का उल्लंघन वगैरह करते हैं, वो सभी कानून को ये रद्द कर देती है। आगे निष्कर्ष देखें तो लिखा है दोस्तों कि अमेरिकी न्यायपालिका जो है उसकी संरचना एक जो है स्पष्ट पदानुक्रम प्रदान करती है, जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका प्राथमिक शक्ति विशेषकर न्यायिक पूर्व अवलोकन की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की अन्य शाखाएं द्वारा संविधान द्वारा निर्धारित अपनी सीमाओं में रहे, जिससे अमेरिकी लोकतंत्र में कानूनों का
शासन की रक्षा होती है। तो ये सभी अमेरिकी राष्ट्रपति के संरचना, कार्य, शक्ति वगैरह के बारे में था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का 8वां कि स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विवेचना कीजिए। तो ये चीज़ आपको जरूर से ज़रूर कर लेना, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश देशों में जहां प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, वही स्विट्जरलैंड में नागरिक सीधे तौर पर नीति निर्माण और कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो स्विट्जरलैंड है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, और जितने भी देश हैं, अधिकांश देशों में जो है लोकतांत्रिक यानी प्रातिनिधिक लोकतंत्र चलता है, लेकिन यहाँ जो है नागरिक वगैरह सीधे तौर पर नीति निर्माण या फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो आमतौर पर देशों में जनता अपने नेता को चुनती है और नेता कानून बनाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में जनता खुद तय करती है कि कौन सा कानून बनना चाहिए और कौन सा नहीं। यहाँ की संसद यदि कोई कानून बनाती भी है तो जनता उसे पास या फिर रद्द करने की शक्ति होती है। यानी क्या होता है, हम ही लोग का देश में देख लीजिए कि जो जनता जो है वो अपना नेता चुनती है और नेता वगैरह जो है कानून वगैरह बनाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है दोस्तों, वहाँ की जनता खुद तय करती है कि कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए। और मान लीजिए वहाँ का सांसद वगैरह कोई कानून बना भी ले तो जनता उसे रद्द कर सकती है, यह शक्ति मिलती है उसे। तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य उपकरण के बारे में। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मुख्य रूप से 3 माध्यमों से काम करता है, जिसमें पहला हो गया लोक निर्णय, जिसका अर्थ होता है कि जनता का अंतिम स्वीकृति जरूरी है, जनता का जो है। तो इसमें पहला हो जाता है अनिवार्य लोक निर्णय। संविधान में किसी भी बदलाव के लिए जनता की वोटिंग अनिवार्य है। जनता उसे रद्द भी कर सकती है, उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है। ऐच्छिक लोक निर्णय, यदि संघीय संसद कोई साधारण कानून बनाती है और स्विट्जरलैंड के 50,000 नागरिक या फिर 8 कैटन यानी 8 राज्य वगैरह मांग करे तो उस कानून पर जनमत संग्रह कराया जाता है। यदि जनता उसे अस्वीकार कर दे तो वह कानून रद्द हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये समझिए, जो स्विट्जरलैंड है वहाँ का कानून जो है वो जनता के हाथों में है, जनता उसे एक्सेप्ट भी करती है, उसे रद्द भी कर सकती है। ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो कि और भी देशों में, बहुत सारे देशों में नहीं है। दूसरा हो गया आरंभक, यह जनता को नया कानून बनाने की शक्ति देता है। यदि 1 लाख नागरिक किसी विशेष विषय पर कानून बनाने या संविधान संशोधन का प्रस्ताव सरकार को देते हैं तो उस पर पूरे देश में मतदान कराना पड़ता है। यदि बहुमत पक्ष में हो तो वो कानून बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 लाख की संख्या में मान लीजिए नागरिक वगैरह कोई भी कानून या फिर संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव दे दिया सरकार को, तो उस पर सरकार को मतदान करवाना पड़ता है, वोटिंग करवाना पड़ता है कि ये कानून लाया जाए या नहीं। और अगर जनता वगैरह उस यानी बहुमत अगर उसके पक्ष में है तो कानून बनाना पड़ता है सरकार को, उसे चेंज करना पड़ता है या फिर संशोधन करना पड़ता है। आगे जो तीसरा है वो है लैंड्सजिमाइडे, ठीक है। यानी यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे पुराना और शुद्ध रूप है, जो स्विट्जरलैंड के कुछ छोटे कॉटने यानी कि क्लारस में आज भी प्रचलित है। इसमें साल में एक बार कैटेन के सभी वयस्क नागरिक एक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं। यानी जितने भी नवयुवक हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ के लोग हैं वो एक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं। वे हाथ उठाकर नए कानून को पास करते हैं और बजट पर चर्चा करते हैं और प्रशासनिक अधिकारों के लिए अधिकारों को भी चुनते हैं, ठीक है। तो ये सभी तरीके से जो है वहाँ का जो है चलता है, ठीक है, वहाँ का देश चलता है। अब सफलता का प्रमुख कारण क्या है? अब मान लीजिए वहाँ जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वगैरह चल रहा है और वो सफल भी चल रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वहाँ सफल हो रहा है? तो स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था सफल होने के पीछे निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला हो गया नागरिकों का चरित्र। वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही शांत, धैर्यवान और जागरूक हैं, इसलिए जो है
प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। दूसरा हो गया उच्च शिक्षा, जो शिक्षित जनता है, शिक्षित जनता ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सही ढंग से चला सकती है, इसलिए यह जरूरी है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो अच्छे से चल भी रहा है स्विट्जरलैंड में। फिर आगे हो गया भौगोलिक स्थिति, छोटा देश है और कम जनसंख्या होने के कारण जनता का जुड़ाव वगैरह भी आसान होता है और अच्छे से इसे संभाला भी जाता है। फिर आगे है आर्थिक स्थिरता, यहाँ गरीबी कम है जिससे लोग राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान दे देते हैं और अच्छे से जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को चला रहे हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों, तो लिखा है कि स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक अनूठा मॉडल है जो सफल रहा है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण है वहाँ की उच्च साक्षरता, नागरिकी अनुशासित चरित्र और छोटी जनसंख्या होने के कारण वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है। यह व्यवस्था साबित करती है कि यदि जनता जागरूक हो तो वहाँ स्वयं अपना शासन चलाने में सक्षम किया जा सकता है, सक्षम हो सकता है। तो ये सभी टोटल हमने 8 प्रश्न ही आपके लिए लिए थे। तो पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 के लिए आप सिर्फ 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो 8 में से मतलब 7 में से 4 को अटेंड करना रहता है वो आपका यहीं से बन जाएगा। अच्छे से आपको कर लेना है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको हमारे द्वारा किया जाएगा, करवाया जाएगा। बस यही एक वीडियो थी दोस्तों, अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।